फिरोज शाह तुगलक वाज द कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था, कजिन आपको पता है चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। और हिज रीजन वाज मार्क्ड बाय द प्राइड ऑफ पीस। उसका जो शासन था उसको प्राइड ऑफ पीस कहा जाता था। प्राइड ऑफ पीस मीन्स शांति, शांति का शासन, या जो एक शांति अनुभूति, मतलब उसके शासन काल में कोई लड़ाई नहीं हुई। पीरियड ऑफ, सॉरी आई थिंक मुझे लगा प्राइड है, वहां पे पीरियड लिखा हुआ है। प्राइड पीरियड ऑफ पीस कहा गया है, शांति का काल कहा जाता रहा है। और ही केप्ट द उलेमा हैप्पी, वो उलेमा जो थे उनको हैप्पी रखता था। एंड द वर्क टुवर्ड कंसोलिडेटिंग द किंगडम, और अपने राज्य के बेहतरी के लिए कार्य करता था। ड्यूरिंग दिस हिज रीजन देयर वर नॉट मेनी रिबेलियंस एज ही डिड नॉट ट्राई टू रिगेन कंट्रोल ओवर द एरिया दैट हैड ब्रोकन अवे। उसके शासनकाल में बहुत ज्यादा विद्रोही नहीं थे, बिकॉज ही डिड नॉट ट्राई टू रिगेन कंट्रोल। वो दोबारा उन जगहों पर शासन नहीं मतलब करना चाहता था, दोबारा उन जगहों को उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं की जो पहले टूट चुके थे। द एरिया दैट हैड ब्रोकन अवे, यानी जो पहले टूट चुके थे उन पर उसने शासन करने की या उनको दोबारा से प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं की। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। उसने बहुत से सुधार किए अपने प्रशासन में, अपने राज्य के प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए। एंड पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स लाइक बर्नी, एंड और उसके शासन काल में जो एक पैट्रोनाइज माने वैसे कला प्रेमी, पैट्रियट देशभक्त के लिए आता है, तो वैसे यह पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर था, विद्वान एक था उसके शासन में, उसका नाम था बर्नी। He contributed a lot to the welfare of his subjects, और उसने सबके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ काम किया। He built many rest houses, ने बहुत से आराम घर बनवाए, बगीचे बनवाए, टॉम्स बनवाए, ओपन मदरसास बनाए टू इनकरेज एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसने खुले मदरसे भी बनवाए। A large number of hospitals, गरीबों के को ठीक करने के लिए बहुत से हॉस्पिटल बनवाए गए। उसने खेती को भी डेवलप किया, सिंचाई व्यवस्था को डेवलप करने के लिए उसने नहरें बनवाई, कैनल्स बनवाए। ब्रिंगिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन, जिससे जो जमीन है जब पानी पहुंचेगा तो वो जमीन जो है उस पर पानी वो खेती योग्य हो जाए। While he was well liked throughout the kingdom, और इस वजह से उसको पूरे राज्य में पसंद किया जाता था। The easy-going nature weakened his authority and after his death, और उसका जो ये बहुत सरल नेचर था, वो जो सरल होने का, हर किसी के साथ घुल मिल जाने का नेचर था, इसने उसकी शासन सत्ता को कमजोर बना दिया था। एक होता ना जो बहुत ज्यादा हंसता बोलता सबके साथ, उससे लोग डरते नहीं है, तो वो चीज है। एंड और यही चीज उसकी मृत्यु के बाद भी रही। मेनी रिबेलियंस फॉलोड आफ्टर हिज डेथ, मेनी रिबेलियंस फॉलोड, और बहुत से जो विद्रोही थे उन्होंने इस बात का फायदा उठाया उसकी मृत्यु के बाद। एज द सेंट्रल अथॉरिटी बिकेम तैमूर, a ruler from Samarkand, invaded India. जब केंद्र में शासन कमजोर हुआ तब तैमूर एक आप कह सकते हैं अफगानी था। तैमूर रूलर जो था, मैंने कल आपको क्वेश्चन में बताया भी है, आंसर दिया है, समरकंद का था, जिसने 1398 में भारत पे अटैक किया। एंड ही प्लंडर्ड अ सिटी, उसने शहरों को बर्बाद कर दिया। प्लंडर्ड करना, तोड़ फोड़ करना, बर्बाद करना। एंड इट्स वेल्थ एंड ग्रेवल अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द पीपल एंड द इकोनॉमी, और जो उसने शहरों को बर्बाद किया, इट्स वेल्थ एंड ग्रेवली अफेक्टेड, और जो उसकी लूटपाट थी, प्लंडर्ड लूटपाट के लिए भी यूज होता है, उसने पैसों को, धन संपदा से लोगों के जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाया और आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर हो गई। द एंटायर नॉर्दर्न इंडिया वॉज टोटली डिसहैरी, और जो पूरा उत्तर भारत था वो एक तरह से कमजोर होता चला गया। रिड्यूसिंग द सल्तनत कंसिडरेबली, और धीरे धीरे जो सल्तनत थी वो कमजोर होने लगी।
इसके वजह फिरोज शाह की मृत्यु हो गई तो तैमूर का आक्रमण हुआ, और तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद डायनेस्टी शुरू हुई जो तैमूर के ही वायसराय ने स्टार्ट की थी। सैयद आपकी जो डायनेस्टी है वो बहुत कम समय चली, 1414 टू 1451 इफेक्टिव नहीं थी। सैयद डायनेस्टी को तैमूर के वायसराय खिदिर खान ने 1414 में उसकी नींव रखी। The last ruler of the dynasty was not competent, और जो उसका लास्ट रूलर था वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं था। The बहलोल लोधी ascended the throne in 1451, और 1451 में बहलोल लोधी को सिंहासन पर बैठाया गया। यानी 1414 के बाद जो भी शासक आए वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थे, और लास्ट में 51 में बहलोल लोधी को बैठाया गया जिन्होंने लोधी डायनेस्टी की नींव रखी। The Lodhi were the Afghans. लोधी कौन थे? अफगान्स थे, अफगानी थे। The prominent among the Lodhi Sultanate was सिकंदर लोधी, और सबसे prominent रूलर इसमें सिकंदर लोधी था। He made आगरा, उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। He encouraged literature, उसने साहित्य को बढ़ावा दिया। And his court was visited by scholars from different places. उसने डिफरेंट उसके जो शासन काल में उसके राज्य को डिफरेंट विद्वानों के द्वारा डिफरेंट जगह से विद्वान आते थे, वो उसको उसके राज्य को देखने आते थे, उसके राज्य में घूमने आते थे। जो सक्सेसर बहुत इब्राहिम लोधी, और उसका जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इनसिक्योर बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द राजपूत रूलर, और इब्राहिम लोधी जो था वो राजपूत रूलर की शक्तियों के कारण कमजोर था, अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। राणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ जो उस वक्त के राजपूत रूलर थे, राणा संग्राम सिंह, उनकी वजह से इब्राहिम लोधी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। एंड बिकॉज ऑफ हिज ओन नोबल दौलत खान लोधी, और उसका एक और कारण था कि उसका जो खुद का नोबल था, यानी उसका जो खुद का, आप कह सकते हैं खुद का व्यक्ति कह सकते हैं, यहाँ पर नोबल जो आपके अपने जो थे उसके दौलत खान लोधी था जो गवर्नर था पंजाब का, उसकी वजह से भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। राणा संग्राम सिंह देयरफॉर इनवाइटेड बाबर, राणा संग्राम सिंह ने बाबर को इनवाइट किया, रूलर ऑफ काबुल, जो काबुल का रूलर था, हु इन्वेडेड लाहौर, जिसने लाहौर पर कब्जा किया, एंड स्टेशनड हिज ऑफिसर देयर, उसके बाद अपने ऑफिसर्स को वहां पर स्टेशन मींस यहाँ पर होगा, उनको वहां पर स्थापित करा। बाबर देन कॉन्क्योर्ड द एंटायर पंजाब, उसके बाद उसने पूरा पंजाब जो था उस पर कब्जा किया। The first battle of पानीपत was fought between the इब्राहिम लोधी and बाबर in 1526, जो पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया था वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 में लड़ा गया था। This was the turning point in the rule of the Sultanate, और यहीं से सल्तनत में बदलाव आया, and it culminated in the defeat of the Lodhi ruler and the end of Delhi Sultanate, और यहाँ पर जो हार हुई लोधी रूलर्स की, उसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, जैसे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, बाबर ने अपनी सत्ता भारत पर मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश कर लिया। अब यहाँ पर आपको सल्तनत में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसके बारे में बताया जा रहा है। सारे सबका एक ही जैसा था, मिलता जुलता, वो बताएंगे यहाँ पर। द रूल्स ऑफ द सुल्तान ऑफ द दिल्ली, जो सुल्तान थे दिल्ली के, दिल्ली वॉज अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन माने होता है ओबीडियंस टू अथॉरिटी, अपनी जो मालिक हैं उनके लिए वफादार थे। एंड दे एंजॉयड एब्सोल्यूट पावर, उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी। देयर ऑर्डर्स आर अनक्वेश्चनेबल, उनके जो आदेश होते थे उन पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। देयर वर ऑफिसर्स टू हेल्प द सुल्तान इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सुल्तान के ऑफिसर्स होते थे वो उनकी शासन करने में हेल्प करते थे। लाइक द वजीर, जिसको वजीर कहा जाता था,
who looked after the revenue department, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता था, यानी जो कर आता था उसको देखने का काम करते थे, खजाने को देखने का काम। द मिलिट्री पे मास्टर नन एज अ मीर बख्शी, और जो मिलिट्री पे मास्टर थे यानी जो मिलिट्री कमांडर होते थे उनको मीर बख्शी कहा जाता था। द मिनिस्टर हु लुक्ड आफ्टर रिलीजियस अफेयर, और जो धर्म संबंधी मामलों को देखते थे उन्हें दीवाने रिसालत कहा जाता था। आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हो क्योंकि पूछा जा सकता है, अगर बीच के क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं तो पूछा जा सकता है कि जो ऑफिसर सुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे उन्हें क्या कहते थे, मिलिट्री पे मास्टर किस नाम से जाना जाता था, या हु वाज दीवाने रिसालत, तो आपको पता होना चाहिए हु लुक्ड रिलीजियस अफेयर्स इन सल्तनत, अ मिनिस्टर हु लुक्स रिलीजियस अफेयर इन सल्तनत। ओके, उसको दीवानी रिसालत कहा जाता था। सल्तनत जो थी वो प्रोविंसेस में डिवाइड थी, यानी छोटे छोटे भागों में डिवाइड थी, जिसको सूबा कहा जाता था, विच फर्दर डिवाइडेड इनटू 6, और जो सूबे थे वो 6 में डिवाइडेड थे, और जो 6 था वो परगना में डिवाइडेड था। अ ग्रुप ऑफ विलेज फॉर्म द परगना, और कुछ गांवों का जैसे 10 गांव मिलाकर एक परगना बनाया जाता था, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है, ये सल्तनत हो गई। उसके बाद इसको कुछ डिवाइड किया गया तो वो सूबा बना, यानी कि एक जिला जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद उस जिले को डिवाइड किया गया तो 6 बनाए गए, जिनको आप आज के समय में मंडल भी चलता है, और उसके बाद कुछ गांवों का समूह बना दिया गया, उनको परगना कहा गया। द प्रोविंसेस वाज गवर्न्ड बाय, और जो मेन पूरा राज्य होता था वो सूबेदार के द्वारा गवर्न किया जाता था। वहां पर जो भी कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी, सूबेदार की थी। द सिकदार वाज द हेड ऑफ द सिख, और जो उसके बाद आपका सूबा हो गया, सूबे के बाद जो उसके बाद छोटी यूनिट हुई सिख। सिख जो था उसका जो मालिक होता था वो सिकदार होता था। और जो सिख का हेड होता था वो सिकदार होता था। द अफेयर ऑफ द परगना वर लुक्ड आफ्टर बाय द अमीन्स, और जो परगना थे वहां के जो मामले होते थे उनकी देखरेख अमीन्स के द्वारा की जाती थी, यानी उनकी देखरेख करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो अमीन्स के पास थी, यानी जो हेड होता था गांवों के जो ग्रुप होते थे उनके हेड को अमीन कहा जाता था। द विलेज वॉज द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो गांव होते थे वो प्रिंसिपल यूनिट होते थे लोकल, यानी जो स्थानीय शासन था उसकी मुख्य इकाई होते थे। द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड द मुकद्दम, और जो गांव का मुख्य, यानी गांव का ग्रुप तो आपका परगना हो जाता है, पर हर गांव में भी एक हेड होता था जिसको मुकद्दम कहा जाता था। सभी के कैमरे बंद हैं। द चीफ ऑफिसर ऑफ द परगना अंडर whom the village were had the duty of collecting land revenue, और जो उन परगनास में चीफ ऑफिसर होता था जिसके अंतर सभी गांव अपने, जिनके पास ड्यूटी होती थी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की, ठीक है, उसे द कोतवाल वाज द इंचार्ज, यानी मुकद्दम जो होता था वो क्या था, चीफ ऑफिसर होता था परगना का, और उसके बाद ड्यूटी क्या होती थी, उसको लैंड रेवेन्यू भूमि कर कलेक्ट करना होता था। एंड आफ्टर द कोतवाल वाज द इंचार्ज ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, उस वक्त भी जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसका हेड कोतवाल होता था। द सुल्तान्स मेंटेन स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज आर्मी, सुल्तान जो थे वो बहुत बड़ी संख्या में सेना रखते थे, मजबूत सेना होती थी। दिस हेल्प्ड कंसोलिडेट देयर पावर, और जिसकी वजह से उनकी जो शक्तियां थी वो बनी रहती थी ओवर द किंगडम, पूरे राज्य में। जब सेना बढ़ी है तो पूरी जगह पर वो अपनी शक्तियों का प्रभाव बनाकर रखते थे। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ आर्चर, फुट सोल्जर्स, हॉर्स सोल्जर्स, कावलरी, एलिफेंट्स, और जो सेना होती थी उसमें आर्चर्स यानी तीरंदाज होते थे, पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, कावलरी होती थी, और एलिफेंट्स भी होते थे। उसके बाद आता है रेवेन्यू सोर्स। द मेन सोर्सेज ऑफ द इनकम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज लैंड सोर्सेज,
और जो उस वक्त का मुख्य आय का साधन था किसी भी राज्य को चलाने के लिए। आज भी जैसे हम टैक्स देते हैं तो हमारे राज्य में जो भी फैसिलिटी हमें मिल रही है वो हमारे द्वारा पे किए हुए हर टैक्स से जाती है, मिलती है हमें। जैसे हमें फ्री में पानी मिल रहा है या सड़क कहीं भी बन रही है, जो भी मेंटेनेंस आपको, जो आपकी पब्लिक फैसिलिटीज है वो आपको आपके द्वारा दिए गए टैक्स से ही मिलती है। तो वही चीजें उस वक्त भी जो राज्य की मुख्य इनकम थी वो दिल्ली सल्तनत की वो लैंड रेवेन्यू थी, यानी भूमि से जो कर प्राप्त होता था उससे। देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लिवाइड ऑन द पीपल, लोगों के ऊपर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे, जिसमें पहला था जजिया, जो मुस्लिम रूलर्स के, जो नॉन मुस्लिम होते थे यानी हिंदुओं के ऊपर लगा था। Those who had no source of income, जजिया नॉन मुस्लिम के ऊपर लगा था, यानी जजिया एक तरह का धार्मिक कर था। अपने तीर्थ स्थानों पर घूमने जाने के लिए आपको जजिया पे करना होगा, यानी जो नॉन हिंदू थे, नॉन मुस्लिम थे, सॉरी, जो मुसलमान थे वो तो फ्री थे, उनके लिए जजिया नहीं था, बट जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको अपने तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए जजिया कर देना पड़ता था। ये इंपॉर्टेंट था, इसको रिमूव अकबर ने किया था। Those who had no source of income were exempted from this taxes, और जिनके पास किसी तरह की आय का साधन नहीं था, जो बिल्कुल जीरो बैलेंस पर होते थे, उन्हें इस टैक्स में छूट मिली हुई थी, यानी वो टैक्स नहीं देते थे। जकात, जकात एक तरह का धार्मिक कर था जो इम्पोज्ड ऑन ओनली रिच मुस्लिम्स, ये सिर्फ अमीर मुसलमानों पे लगा हुआ था, जिसमें उन्हें 2.5% यानी अपनी जो उनकी इनकम थी उसका उन्हें 2.5 ढाई कह सकते हैं आप, 2.5% जो था अपने एज अ टैक्स देना होता था। ये अमीर मुसलमानों पर लगा हुआ था जकात। उसके बाद अदर टैक्सेस इंक्लूडेड ट्रेड टैक्स, हॉर्स टैक्स, हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, माइन टैक्स। इसके अलावा व्यापार कर भी था, घोड़े पर भी कर था, हाउस टैक्स भी था, ग्रेजिंग माने होता है चारा जो होता है उसके ऊपर भी था, और जो खदानें उस वक्त की थी, जो खाने थी, उनका भी टैक्स लिया जाता था। ये तो हो गया जो टैक्स होता था, बट जो उस वक्त के सोल्जर्स होते थे उनको पेमेंट कैसे किया जाता था? तो जो उनको पेमेंट करने का तरीका था वो था लैंड, उनको इक्ता दिया जाता था, इक्ता सिस्टम चलता था। सोल्जर्स को पेमेंट का जो तरीका था वो कैश नहीं होता था। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो उस वक्त के सोल्जर्स थे उनको जो पेमेंट होता था वो कैश में नहीं होता था, उनको पेमेंट का तरीका क्या था? इक्ता दिया जाता था। अब आप पूछोगे इक्ता क्या होता है? इक्ता एक तरह का अरे लैंड का पीस होता था जो उन्हें एज अ सैलरी दिया जाता था, और उसी से वो उस पर जो लैंड रेवेन्यू उनको मिलता था वही उनकी सैलरी हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखा है बट आपको शॉर्ट में ये बताया जा रहा है। The ICTA system was a unique blend of consolidation of expansion and expansion. ICTA was an Arabic word which means the administrative regional unit. It was usually considered equivalent to provinces. Initially, the Delhi Sultanate had divided their empire into several ICTAs or the sphere of the influences and put them under the charge of officers called Iqtadar, governors. The number of ICTA were not fixed. There was no uniformity in their administration. The owner of the ICTA were none other Iqtadar and had the duty of not only collecting land revenue but also maintain law and order in their ICTA. Okay, पहले ये बता रहे हो। उसके बाद Iqtadar did not always enjoy hereditary position. The Sultan could take back the ICTA whenever he pleased. The Sultan could transfer an Iqtadar as well. The Iqtadar could not engage himself in war without the prior approval of the Sultan, and when a war was approved by the Sultan, the Iqtadar, wait a minute Anshul, Iqtadar was required to send a part of the war booty to the Sultan. He was not allowed to hold his own court. He was neither authorized to use the royal emblem nor was he allowed to mint coin in his name. During the rule of a weak Sultan, the Iqtadar enjoyed the more power.
तो यहाँ पर इक्ता सिस्टम ये था, पहले कंटेंट को पढ़कर आगे बढ़ने दिया करो। जस्ट अ मोमेंट, हैंड रेज होना शुरू हो जाता है। और अभी क्वेश्चन जरा सा सिंपल सा होगा जो अभी आगे बताऊंगी। इक्ता एक तरह का पेमेंट करने का तरीका था जिसका मीन्स होता था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनल यूनिट, प्रशासन की एक प्रादेशिक इकाई, जिसका मतलब होता था इसमें दिल्ली सुल्तान के द्वारा लोगों को एज अ सैलरी इक्ता दिया जाता था। ठीक है, यानी कहीं की कोई भूमि के कुछ टुकड़े दे दिए जाते थे और उसका जो मालिक होता था उसको इक्तादार कहते थे। कितने इक्ता पेमेंट में मिलेंगे ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता था, पहली बात। और उसके बाद वो प्रशासन, नो इन्फॉर्मिटी इन द यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, द ओनर ऑफ द इक्ता वर नोन एज द इक्तादार। और उनका काम होता था, जो इक्तादार होते थे उनका काम होता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। यानी जमीन से, तो जमीन को तो बेचेंगे नहीं खरीदने के लिए, तो उस इक्ता से जो पैसा मिलता था उन्हें एज अ टैक्स, एज अ रेवेन्यू, उसी से वो अपना खर्चा करते थे। बट वो राजा को नहीं देना पड़ता था, सुल्तान को नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें इक्ता पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखना होता था। इसके बाद जो इक्तादार थे उनके लिए कुछ बंदिशें थी। पहली बंदिश थी कि इक्तादार जो थे वो जरूरी नहीं है कि हेरिडिटरी मीन्स होता है विरासत, कि किसी के पापा है इक्तादार थे तो उनके बेटे को भी इक्ता दिया जाएगा और इक्तादार कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। विरासत में इक्ता नहीं मिलता था। अगर राजा खुश है, सुल्तान खुश है तो आपको वो दे भी सकता है, और नहीं तो वो वापस, जब वो व्यक्ति मर जाता था, जो इक्तादार होता था वो मर जाता था, तो वो उसकी जगह दूसरा कोई इक्तादार चूज किया जाता था। ओके, और उसके बाद जो इक्तादार होता था वो अपने आप को किसी भी युद्ध में बिना राजा की, बिना सुल्तान की परमिशन के भाग नहीं ले सकता था, कि वो सोचे कि हम युद्ध हो रहा है तो हम चले जाए। उसके लिए पहले उसको अप्रूवल करवाना होता था। जब अप्रूवल हो जाता था और सुल्तान को उसकी जरूरत होती थी तभी वो युद्ध में भाग ले सकता था। वो वहां पर खुद का दरबार नहीं लगा सकता था, ना तो वो कोई शाही एम्बलम मीन्स होता है, जैसे आपका इंडियन है ना, आपकी कंट्री का एम्बलम क्या है, नेशनल एम्बलम आपका हाँ, तो वैसे ही उस वक्त जो रॉयल एम्बलम होते थे उनको यूज नहीं कर सकता था, ना तो कोई भी तरह के अपने नाम के कॉइन्स को बनवाकर यूज चालू करवा सकता था। अगर पर ऐसा होता था जब कोई सुल्तान कमजोर होता था, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक था या फिरोज शाह था, बहुत सरल था, तो जो इक्तादार होते थे वो और भी शक्तियों को एंजॉय करते थे। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड बिल्डिंग लाइक फोर्ट, टॉम एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो आपको जानकारी मिलती है, जो ये सारा कुछ बताया गया, ये आपको कहाँ से मिल रहा है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो उस वक्त की बनाए हुए किले हैं, बिल्डिंग्स हैं, टॉम्ब है और पूजा करने की जो जगह है वहां से पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, जो उस वक्त के ऑथर थे उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा हुआ है, जैसे इब्न बतूता था जिसने सल्तनत पीरियड के बारे में लिखा है। तारीख एंड त्वारिख are important source of history for the period. Important source of history for the सल्तनत पीरियड के दो और सोर्सेज है, तारीख और तवारीख। दो टॉपिक हैं जिनसे आपको उस वक्त की जानकारी मिल सकती है। They refer the history written during the मुगल पीरियड, और इससे आपको मुगल पीरियड के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। People who wrote these histories usually aggravated their rules qualities as these rules patronized them। और जो उस वक्त के लोग होते थे जो इन इतिहास के बारे में लिखते थे उनको क्या समझा जाता था? देशभक्त समझा जाता था, राजा का भक्त समझा जाता था। They were written in Persian, और उस वक्त ये सब पारसी भाषा में लिखे गए हैं। In the language of administration, जो प्रशासनिक भाषा होती थी सुल्तान के राज्य की, यानी पारसी भाषा होती थी, उसी में लिखे गए हैं। मिनाजे सिराज, हसन निजामी, अमीर खुसरो उस वक्त के कुछ राइटर थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा है। अब ये मंगोल ट्राइब्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब एक्सरसाइज बता दो जल्दी से, फटाफट, टाइम हो रहा है। The Sultanate was divided into provinces called
सल्तनत को कितने भागों में जो डिवाइड हुई थी सल्तनत प्रोविंसेस में, उसको क्या कहा जाता था? सूबा। वेरी गुड, पहला आंसर आपका सूबा होगा। डेट डाल दीजिएगा। अलाउद्दीन वॉज द नेफ्यू ऑफ, अलाउद्दीन किसका नेफ्यू था? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन नहीं, जलालुद्दीन। ओके, खिज़िर खान वॉज द वायसराय ऑफ, आप यहाँ पे वायसराय ऑफ तैमूर भी लिख सकते हैं, और वायसराय तैमूर का वायसराय था ना वो, और यहाँ पे पूछा जा रहा है वो किसका वायसराय था। हाँ, तो आप सैयद डायनेस्टी भी डाल सकते हो या वो तैमूर डाल दो, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको तिमूर है, ठीक है, तिमूर। चलिए अगला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ लोधी वॉज सिकंदर लोधी। ओके, मलिक काफूर वॉज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड, यहाँ पर इसको तिमूर कर दीजिएगा। ओके, वायसराय ऑफ तैमूर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा, बलबन। बलबन, ओके। सिजदा की जो प्रैक्टिस थी वो बलबन के शासनकाल में थी। अगला, कुतुबुद्दीन, आपका कुतुबुद्दीन का सन इन लॉ कौन था? इल्तुतमिश, ओके। अलाउद्दीन बिल्ट अ गैरिसन टाउन इन सीरी टू कीप अ चेक ऑन मंगोल। वेरी गुड। और इब्राहिम लोधी वाज इनसिक्योर बिकॉज ऑफ राणा संग्राम सिंह। ओह, आउटस्टैंडिंग, गुड, अच्छा बताया, सबने फाइंड आउट कर लिया था। आज आपको एक क्वेश्चन आएगा, आई थिंक अलाउद्दीन के उसमें लिखा होगा, कहीं पर पेंसिल से एक हिंदी मीनिंग लिखी होगी, जासूसी, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा, आंसर में लिखी होगी। आपको सिर्फ वो मैंने बताने के लिए मेंशन किया है, जिससे आपको उस वर्ड का मतलब पता रहे कि जासूसी होता है, ठीक है। आप उसको कहीं अलग मेंशन कीजिएगा, साथ में मेंशन नहीं करना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स में लिख सकते हैं। हाँ, अगर तो वर्ड मीनिंग में लिखोगे जब आप, तो आप